श्रोताओं, कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग ने जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और अब विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प की तलाश में होंगे। इन्हीं बातों के मद्देनजर हमने आज के इस कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मूना से बात की है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आईआईटी भिलाई का अपने राज्य में आना एक बहुत बड़ी घटना है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके यहाँ स्थापित होने से छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उन्हें क्या लाभ मिलने की आप उम्मीद करते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। जैसा कि आपको मालूम है, आईआईटी छत्तीसगढ़ में 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और अब हमको यहाँ पे 4 वर्ष का समय हो चुका है। इन 4 वर्षों में आईआईटी ने जो कार्यक्रम किए हैं जाहिर हैं, लेकिन आईआईटी के आने से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को क्या फायदा होगा, मैं इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इस प्रांत के जो विद्यार्थी होते थे उच्च शिक्षा के, वे उच्च शिक्षा के लिए इस प्रांत से किसी दूसरी जगह जाके और वहां पे अपनी शिक्षा में आगे बढ़ोतरी करते थे। आईआईटी के आने से उनको ये अवसर उनके खुद के प्रांत में, खुद के प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा आईआईटी जैसे संस्थान के आने से यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं। आसपास के लोगों का बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास होता है, क्योंकि वे आईआईटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बातें वार्तालाप होते हैं और हम लोगों की तरह तरह की संगोष्ठियां, तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उससे आसपास के लोगों को पूरे देश भर के और बाहर से आने वाले इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्शन का अवसर मिलता है और इससे एक जान पहचान के तरीके से पूरे विश्व में क्या हो रहा है, तकनीकी क्षेत्र में किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी होती है और इससे लोगों का विकास होता है। इसके अलावा आसपास के विद्यालय एवं कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग उनसे इंटरेक्ट करेंगे और वहां के विद्यालय के विद्यार्थी हमारे आईआईटी के कॉलेजेस में आके लैब्स वगैरह को देखते हैं और इससे उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। उनको ये मालूम पड़ता है कि सामरिक तरीके से किस तरह की पढ़ाई की जा सकती है। जी, प्रोफेसर रजत मूना साहब, आईआईटी जैसी संस्थाओं में अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, परिकल्पना, प्रयोग की खुली व्यवस्था होती है। इस बात को हम आमतौर पर लगातार सुनते रहे हैं। आपके जरिए हम इसको और बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे किसी आईआईटी जैसे संस्थान में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे रिसर्च करने के लिए खुली छूट होती है। किसी भी प्रकार के हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं और किसी भी तरह से अगर तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास हो सकता है उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने देते हैं। बहुत सी भारत सरकार की, राज्य सरकार की तथा औद्योगिकी विकास की इकाइयों द्वारा तरह तरह के
R&D प्रोजेक्ट जो है वो सेट किए जाते हैं आईआईटी में, और आईआईटी के छात्र और फैकल्टी मेंबर मिलके उनकी समस्याओं का, R&D समस्याओं का निदान करते हैं और तरह तरह के नए आइडियाज देते हैं जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो चूंकि हमारे यहाँ ये एक उन्मुक्त तरह से रिसर्च होती है, लोगों का तल्लीनता इसमें लगी होती है और किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। क्लासरूम के अलावा क्लास के बाहर लोगों को सीखने की एक तरह से समझिए कि नए अवसर मिलते हैं, और चूंकि छात्र इसमें लगे होते हैं, क्लासरूम के बाहर की बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टीचिंग होती है। तो इससे ना ही आईआईटी बल्कि पूरे लोगों का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का, सबका एक विकास की तरफ, सबका एक औद्योगिकी की तरफ और प्रौद्योगिकी की तरफ एक रुझान बनता है। तो ये एक आईआईटी की एक अपने आप में एक तरह की परिकल्पनाएं होती हैं, और इस तरह की परियोजनाएं जो आती हैं, प्रोजेक्ट जो आते हैं, उसमें सबका एक तरह से आगे वृद्धाव होता है। प्रोफेसर रजत पूना साहब, आपसे इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त समय की दरकार है कि आपकी पसंद का पहला गीत सुना जाए। कौन सा गीत अपने साथ साथ आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे सर? मैं चाहूंगा कि आप एक गली में आज चांद निकला, इस गीत को सुनवाएं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला।
कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रजत मूना साहब, जो कि आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं और आज वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, जैसे हम इस कार्यक्रम के दौरान बात कर रहे थे कि आईआईटी भिलाई की स्थापना 2016 में हुई और इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज भी जो कक्षाएं हैं वो रायपुर में संचालित हो रही हैं। अगर हम इसकी क्षमता, फैकल्टी, ब्रांच के बारे में जानना चाहें तो क्या स्थिति है और भिलाई में इसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है और पूरी तरह से कक्षाएं कब तक वहां स्थानांतरित होने की आपको उम्मीद है? जैसा कि आपने बताया, 2016 अगस्त में आईआईटी भिलाई की शुरुआत हुई और उस समय आईआईटी भिलाई में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक प्रोग्राम से इसकी शुरुआत हुई। 40 छात्रों के इस बैच ने, टोटल 120 छात्रों के बैच ने शुरुआत की और तब से अब तक हमारे यहाँ काफी बढ़ाव हुआ है। अब हम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बीटेक का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और इन सब में मास्टर्स, एमटेक का प्रोग्राम भी शुरू किया जा चुका है और पीएचडी भी शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लिबरल आर्ट्स, इन 4 डिपार्टमेंट्स की भी स्थापना हो चुकी है और इस प्रकार इनमें मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं। इवन जो बीटेक के जो छात्र हैं इस साल 140 से बढ़ के 180 के आसपास हो चुके हैं। हमारी फैकल्टी स्ट्रेंथ भी 0 से बढ़ के अब 55 हो गई है और स्टाफ स्ट्रेंथ भी उसी अनुपात में आगे बढ़ी है। भिलाई में प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हो चुका है और इसी वर्ष जुलाई में ये इसकी शुरुआत हुई। ये 2 वर्ष में इनके खत्म होने की संभावना है और 2 वर्ष में हमारे शिफ्ट होने की पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आईआईटी जैसी संस्थाओं में पूरे देश के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाशाली युवा पढ़ने के लिए आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य शुरुआती दौर में है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुविधाओं की यदि हम बात करें तो बाहर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं हमारे राज्य में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए अभी हम अपने अस्थायी परिसर में हैं। ये अस्थायी परिसर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में स्थापित है जी। और यहीं पे हमारे पास छात्रावास की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने रायपुर में ही परिसर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक और छात्रावास की व्यवस्था की है और इस प्रकार करीब हम 600 छात्रों को अभी हॉस्टल की फैसिलिटी दे पाते हैं और उनको यहाँ पे भोजन की और बाकी अन्य सुविधाओं की, लैब की, चाहे वो दिन में या रात में कार्य करना चाहें, पूरी लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है और इस प्रकार से वो अपना, उनको जिस भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है वो सुविधा उन्हें अपने लिमिटेड वातावरण में, लिमिटेड रिसोर्सेज में मुहैया कराई जा रही है। अगला सवाल हमारा ये होगा सर कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से और लगातार बदलते हालात को देखते हुए जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों में सरकार ने फिर से एक बार बदलाव किया है। इससे कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो युवा छात्र हैं जो एक राष्ट्रीय महत्व की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कहीं न कहीं वो चिंतित हैं। उनके मन मस्तिष्क पर इस पूरी बात का गहरा असर पड़ता दिखाई देता है। अब ये दोनों ही परीक्षाएं सितंबर माह में आयोजित होने वाली हैं,
तो उनके लिए, ऐसे युवाओं के लिए जो इस परीक्षा के लिए निरंतर तैयारी कर रहे हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो हमारे यहाँ कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से काफी अनिश्चितता का वातावरण रहा है। वे परीक्षाएं जो अप्रैल और मई में होती थी, अब सितंबर में पुश हो गई हैं और इससे जाहिर है कि सारे एडमिशन पे असर पड़ेगा। एक मैं उनको इस बात का आगाह करना चाहूंगा और इस बात से उनको बताना चाहूंगा कि इनसे 6 महीना 7 महीना जो आपने इसको लूज किया है परीक्षा में, आप उसको इस लॉस की तरह से ना देखें। जेईई मेंस और जेईई एडवांस की यदि हम बात करें, दोनों ही प्रवेश परीक्षाएं हैं, दोनों के स्वरूप में क्या आप भिन्नता पाते हैं? आईआईटी जेईई एडवांस में जो छात्र बैठते हैं, उनके लिए जेईई मेन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है जी। और लगभग 2.5 लाख छात्र जेईई मेन जो क्वालिफाई करते हैं, वो उनको जेईई एडवांस में बैठने का मौका दिया जाता है जी। जेईई मेन के थ्रू इन 2.5 लाख और इसके अलावा बाकी सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उसमें उनको एडमिशन दिया जाता है और जेईई मेन के थ्रू लगभग 40,000 30 से 40,000 के बीच में सीट्स होती हैं, जबकि के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास छात्रों को सफलता मिलती है। तो दोनों एग्जाम का एक कैरेक्टर अलग होता है, इसलिए जेईई मेन का उद्देश्य अलग है और जेईई एडवांस का उद्देश्य अलग है। और रैंकिंग करना एक अपने आप में बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र सेम ही लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ घंटों के एग्जाम में अगर किसी का भाग्य साथ ना दे तो उसकी रैंक खराब भी हो सकती है। जेईई मेन आमतौर पर, बल्कि दोनों ही जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों ही आमतौर पर कंप्यूटर ड्रिवन एग्जाम्स हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जेईई एडवांस में शॉर्ट न्यूमेरिक टाइप आंसर्स भी होते हैं, जिसमें छात्र को प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है और उसका न्यूमेरिक आंसर देना पड़ता है। ये दोनों ही तरह के एग्जाम छात्रों की डिफरेंट तरह की स्किल्स को उजागर करते हैं। जेईई मेंस में सामान्यतः प्रश्न थोड़े आसान होते हैं, वो थोड़े उस तरह के प्रश्न होते हैं जो कि शायद छात्रों ने देखे हों, उस तरह के प्रश्न उन्होंने पहले सॉल्व भी किए हों। जबकि जेईई एडवांस में प्रश्न थोड़े टफ होते हैं, नॉर्मली अनसीन होते हैं और छात्रों को शायद उन तरह के प्रश्न ना देखे हों, कोई रिपीट नहीं होते हैं और इसलिए वो थोड़े उनको टफ दिखाई देते हैं। तो ये जो है मुख्यतः जेईई एडवांस और जेईई मेन की परीक्षाओं के स्वरूप और उनके क्वेश्चन पेपर में डिफरेंसेस हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आप युवाओं को क्या सलाह या टिप्स देना चाहेंगे सर? मेरे ख्याल से इस समय हमें कुछ एडिशनल टाइम मिल रहा है अपनी तैयारी के लिए, और उस तैयारी को देखने के लिए और उस एडिशनल टाइम में क्या कर सकते हैं, ये हम जो है उसमें देख सकते हैं। एडिशनल टाइम में मन को व्याकुल होने से बचाएं, इधर उधर ना घूमें, एक थोड़ा जो है डायरेक्शन लेके उसमें काम करें, अपना थोड़ा ब्रेक लें, 10-15 दिन का ब्रेक लें और पुनः पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज करें। जो कमजोर चैप्टर्स हैं, जो एरिया आपको कमजोर दिखाई देते हैं, उन्हें फिर से दोहराएं। इस समय में आप उन्हें मजबूत करें। ऐसा देखा जाता है कि लोग सही प्रकार से टाइम का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एक अनुशासित तरीके से और संतुलन के साथ पढ़ाई और अन्य कार्य करने चाहिए। इस बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हुए फिर से हम आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत आप इस बार अपने श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे सर?
आज के परिवेश में मैं चाहूंगा कि एक गाना रुक जा रही रात ठहर जा रे चंदा सुनाएं हमारे श्रोताओं को। आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुनते हैं। चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर ये सितारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे। जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे, आऊंगी मैं संग तुम्हारे। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रजत मूना साहब, जो कि IIT भिलाई के डायरेक्टर हैं। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 के खिलाफ एक तरह जंग लड़ रहा है, और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी विकल्पों की तलाश की जा रही है, जिससे कि हमारा ये पूरा सेशन है, सत्र है, वो कहीं खराब ना हो, बर्बाद ना हो।
आज सारी जो व्यवस्था है वो इस बात पर बल देती दिखाई दे रही है कि बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, और खासतौर पे तब जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के मकसद से इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें बहुत तरह के जो इश्यूज हैं मैं उन पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें एक अवेयरनेस का इश्यू है। लोगों को नहीं मालूम है कि ऑनलाइन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से उनको ऑनलाइन टूल्स को यूज करना चाहिए, किस तरह से उनको ऑनलाइन सिस्टम्स में जाना चाहिए, और ये एक लर्निंग कर्व है। नॉर्मली लोग जब टेलीफोन पे बात करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, जबकि यहां पे एक व्यक्ति कई लोगों से बात करता है, और जब जो कई लोग भी जो हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स और डिफरेंट तरह के जो हमारे आपस में बात करने के तौर तरीके हैं उनको समझना चाहिए। जी, सबसे पहले इसमें टीचर और स्टूडेंट का एक जो इंटरेक्शन होता है उसमें किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से एक लिमिट आ जाती है, क्योंकि जो हम शरीर के हाव भाव से जो एक कम्युनिकेशन होता है, या जैसे कोई किसी को कोर्स में या लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ा उदासीन सा बैठा हुआ है, अध्यापक उसको देख के बात कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, वो चीज अब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नॉर्मली लोग वीडियो ऑफ करके क्लास लेते हैं, और अगर वीडियो ऑन भी होता है तो एक अध्यापक के लिए 60-70 लोगों को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर या फोन अच्छा हो और उसमें एक अच्छा कैमरा हो, अच्छा साउंड सिस्टम हो, या एक हेडसेट हो जिससे कि आपके खुद के आवाज का और माइक पे, आपके खुद के स्पीकर्स का माइक पे इंटरफेरेंस नहीं हो। अच्छी स्पीड के नेटवर्क की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो आपको साउंड टूटी हुई आएगी, आपको वीडियो इतना स्मूथ नहीं चलता हुआ आएगा। मेरे हिसाब से आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन हमारे टोटल एजुकेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भाग लगाएगी, और ये जो है उस समय आप सबके लिए और हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टूल साबित होगी। मुझे लगता है ऑनलाइन की समस्याएं समय के साथ साथ कम होंगी। हम अभी इस समय लर्निंग फेज में है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त हम आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे। मैं चाहूंगा आप हमारे श्रोताओं को, एक पिक्चर थी नदिया के पार, जिसमें सचिन ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। मैं चाहूंगा उन पुरानी फिल्म के एक गाने को, सांची कहें तोरे आन से हमरे अंगना में आई बहार बहुजी, ये एक पारिवारिक गीत है, ये हमारे श्रोताओं को सुना। जी जरूर सर। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी
सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। ये घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई हालत संभल गई, दुनिया बदल गई हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे। कोई हमें भी तो काका पुकारे, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा। मानेंगे हम उपकार भौजी, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रजत मूना साहब, जो कि आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं। सर, जिस तरह से हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ पूरा देश जिस तरह से लड़ रहा है, एकजुट है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हमें नजर आ रही हैं। एक तो जो समस्या युवाओं को दिखाई देती है वो है उनके जॉब सिक्योरिटी की, दूसरी बढ़ती बेरोजगारी की। उन्हें इस बात की लगातार चिंता सता रही है कि ये जो समस्या हमारे सामने मुबाएं खड़ी है, इसका हाल फिलहाल कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा है कि जब इस तरह का संकट पूरे देश के सामने है, तो ऐसे वक्त इस चुनौती का सामना हम आत्मनिर्भर
खुद को बनाकर, देश को बनाकर ही इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। आईआईटी जैसी संस्थाएं और यहां से जो निकले हुए पास आउट युवा छात्र इस दिशा में बेहतर काम कर सकते हैं। मैं आपके जरिए ये कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी पहल है। और ये देखा गया है जब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जब हमारे देश के अंदर का व्यापार और प्रभावित हुआ और तरह तरह के सामान इधर से उधर जाने में दिक्कतें आई, तो उस समय हमारे गांव, हमारे शहर खड़े हुए और लोकल तरीके से उन्होंने अपने तरह तरह की चीजों का निर्माण किया। आज की तारीख में हर व्यक्ति को एक मास्क की आवश्यकता होती है और ये मास्क जो है वो पहले इंडिया में भी बनते थे लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनते थे और प्रायः इनको बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। और अचानक हमारे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में लोगों ने सिस्टम सेट किए और खुद अपने आप मास्क बनाने शुरू किए। आज की तारीख में हम न केवल मास्क अपने यहां बना रहे हैं बल्कि बाहर भी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही चीज पीपीई किट के लिए है, पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। हमारे दो तरह के उद्योग होते हैं, सर्विस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज में तो इस देश में बहुत कुछ किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्विसेज में हम काफी तरह से प्रभावी तरीके से हम सर्विसेज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे शायद हम थोड़े कमजोर रहे हैं बाकी देशों के कंपैरिजन में और उस पे हमें ध्यान बना के रखना है। आईआईटी जैसे संस्थाएं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और क्वालिटी की तरफ एक फोकस बना सकती हैं। अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए उसको सरकार को नीतिगत सहायता देते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बहुत आगे बढ़ा सकती है। आज की तारीख में जब हम बाजारों में जाते हैं और हम कोई छोटे से छोटी चीज, चाहे वो बटन है, चाहे वो सुई है, चाहे वो रबर बैंड्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ की क्वालिटी खराब है और हम बाहर के देशों से जो चीजें आती हैं उनको यूज करते हैं। ये चीजें आईआईटी के द्वारा, आईआईटी सिस्टम के द्वारा की जा सकती हैं। हमारे छात्र जो यहाँ से निकलते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, वो इस तरह से उनको संस्कार दिए जाते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्वालिटी पे बहुत मेजर फोकस रखें और स्टार्टअप इकोसिस्टम के द्वारा इस तरह की चीजें आगे बढ़ा सकें। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का चैलेंज दिया था और अभी इस समय तरह तरह के एप्स का चैलेंज दिया हुआ है कि एप्स आप डेवलप करें। वे सभी ऐप जो नॉर्मली हम बाहर के देशों से निर्भर थे, जो ऐप जो हम बाहर के विकसित किए गए थे और उनको हम यूज करते थे, उन ऐप्स को हम क्या अपने यहाँ खुद बना सकते हैं, क्या अपने यहाँ खुद शुरू कर सकते हैं। और आईआईटी के जो छात्र हैं, जो तकनीकी शिक्षा के द्वारा एक पारंगत हैं, वो और बाकी अन्य लोगों के साथ मिलके इसमें आगे आ सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम सबको वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। सर, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या हैं और किस प्रकार हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे यहाँ देश में एक समृद्ध यूनिवर्सिटी सिस्टम है, बहुत विश्वविद्यालय हैं और बहुत सारे छात्र जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं। आने वाले समय में जो कि हम आप ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन इश्यूज जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है और किस तरह से हम ऑफलाइन एजुकेशन को भी ऑनलाइन तरीके से ज्यादा विस्तृत और ज्यादा समृद्ध और एफिशिएंट बना सकते हैं। जो सही चैलेंजेस हैं हमारे पास हायर एजुकेशन में, लैब और उस लैब में काम करने वाले छात्रों के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, वो
उनका केवल फिजिकल तरीके से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण चुनौती है। क्वालिटी टीचिंग ये हमेशा से चुनौती रही है, लेकिन इस समय के दौरान क्वालिटी टीचिंग और भी ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बहुत सारे छात्रों को और अध्यापकों को इस बात की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा कि ऑनलाइन तरीके से वो कैसे पढ़ाएं, ऑनलाइन तरीके से वो फीडबैक कैसे ले सके छात्रों का कि इससे छात्र सही सीख रहे हैं या नहीं, वो उनके बारे में उनको मालूम हो। जॉब प्लेसमेंट एंड चूंकि जैसा कि आपने कहा शॉर्ट रन में ये जॉब्स और प्लेसमेंट से वो कम होंगे और ये एक तरह से डिस्प्लेस होंगे, किसी क्षेत्र में बढ़ेंगे और किसी क्षेत्र में कम होंगे, और इसीलिए हायर एजुकेशन की डिमांड भी उसी तरह से परिवर्तित होगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अगर हम आज की तारीख में अपनी उच्च शिक्षा को देखते हैं तो उच्च शिक्षा में बहुत समय से एक आधारभूत ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है, उसके मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। कोविड ने इस रिक्वायरमेंट को एक बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी को जोड़ के रखना अपने सभी जिंदगी के सभी तौर तरीकों पे, एजुकेशन के तौर तरीकों पे और उसके बाद एजुकेशन के बाद के तौर तरीकों पे, ये भी एक अपने आप में एक चुनौती है कि हम किस तरह से इसमें एक सामंजस्य बना के रखें, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकें। ये मुझे लगता है आने वाले समय में हायर एजुकेशन की मेजर चुनौतियां रहेंगी हमारे आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार।